न्यूज़+21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़+21 में। आज के इस खास हमारे शो में मौजूद हैं बजरंग मुनि जी। सर, पहले तो आपका न्यूज़+21 में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार। मैं सब कुछ शुरू करने से पहले आपके जीवनी पर जाना चाहूंगा। आप थोड़ा सा अपने जीवन काल के बारे में, अपने जन्म से लेकर के अभी तक के सफर को हमारे दर्शकों को बारीकी से समझा दीजिए जी। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज के अग्रवाल परिवार में हुआ और जब मैं 14 वर्ष का था तो मेरे मन में कुछ जाति प्रथा के बारे में, छुआछूत के विरुद्ध में कुछ बातें आईं और मुझे हिंदू धर्म से निकाल दिया गया। जब मैं ईसाई बनने लग गया तो आर्य समाज के लोगों ने आकर के हमको रोक दिया और हमको ब्राह्मण बना दिया और 2-4 वर्षों तक मैं ब्राह्मण रहा, पूजा पाठ कराने लगा। जब शादी कराने लग गया तो फिर ब्राह्मणों ने आके कहा कि नहीं, आप अग्रवाल ही बन जाइए, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ से बचपन शुरू हुआ और उसके बाद 16-17 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया और उसके बाद हमको नगर पालिका अध्यक्ष वहाँ का चुन दिया गया 25 वर्ष की उम्र में। तो मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बन गया। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद मैंने ये देखा कि ये तो यहाँ अपराध नियंत्रण की कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है। हम तो सिर्फ सड़क, पानी, बिजली, तो मैं कैसा नगर पिता। तो मैंने रिजाइन कर दिया 1 साल में ही। उसके बाद मैं धीरे धीरे राजनीति से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़ा और उसमें 18 महीने जेल में रहा। जेल से छूटा तो पावर मिला और इतना अच्छा पावर मिला कि पुलिस मंत्रालय भी हमारे साथी के पास और केंद्र का श्रम मंत्रालय भी हमारे पास। ये दोनों विभाग हमारे अंडर में थे। लेकिन हम ना तो पुलिस में कोई बदलाव कर सके न श्रम में बदलाव कर सके। तो 1984 में 25 दिसंबर को मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि सत्ता के माध्यम से कोई बदलाव संभव नहीं है, समस्या कहीं और है। 84 से 99 तक मैंने रिसर्च किया और उस रिसर्च में ये खोजा कि भारतीय संविधान में क्या स्थिति है, संविधान कितना दोषी है इसके लिए। और तब 99 में ये रिजल्ट निकला कि सारा दोष संविधान में है कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी गई और लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा थी लोक नियंत्रित तंत्र और संविधान में डाल दिया लोक नियुक्त तंत्र बना दिया गया। तो वो हम लोगों ने निकाला कि ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना वहाँ रामानुजगंज में और 2005 तक मैंने लोक स्वराज्य के आधार पर रामानुजगंज की व्यवस्था चलाई और वहाँ अपराध नियंत्रण पूरी तरह से सफल रहा हम लोगों का रामानुजगंज में। उसी बीच में नक्सलवाद आ गया वहाँ और वहाँ उस समय की सरकार ने मेरे ऊपर नक्सलवादी होने का आरोप लगा दिया कि आप सब मनमाना कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं, लोक स्वराज, ये सब आरोप लगे और हम हाई कोर्ट से सब जीत गए और नक्सलवाद फिर वहाँ से हार थक करके रामानुजगंज से चला गया, समाप्त हो गया पूरा का पूरा। वहाँ से मैं चला गया दिल्ली और 5 वर्ष दिल्ली रहा और दिल्ली में बड़े बड़े राजनेताओं से मेरा संपर्क हुआ और राजनेताओं को मैं अपनी बात समझाने में सफल हो गया। लेकिन उनकी नीयत थी राजनीति की तरफ, सत्ता की तरफ। तो समझते हुए भी वो करने को कोई तैयार नहीं थे। तो मैं फिर लौट कर आ गया अंबिकापुर और 2016 तक अंबिकापुर में रह करके मैंने पूरा गाँव में काम किया रामानुजगंज के क्षेत्रों में और फिर वहाँ से मैं चला गया ऋषिकेश। तो ऋषिकेश गंगा किनारे 2 साल रहा, 18 और 19 वहाँ रह करके एकांतवास रह करके मैंने सारा समझा, निष्कर्ष निकाला और अभी कोरोना के टाइम में शुरुआत में मैं वहाँ से आ गया रायपुर आकर के मैंने अपने सारे चिंतन को लिपिबद्ध किया और एक निवेदन के नाम से पुस्तक लिखी और लिख करके मैंने महसूस किया कि मेरी उम्र अधिक हो गई है। तो मैंने 25 दिसंबर 2020 को एक संस्था मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान को
मैंने अपना सारा रिसर्च जिम्मा दे दिया, आप लोगों को करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, मेरे से जो मदद चाहिएगा आपको मैं मदद कर दूंगा, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। तो मैंने एक तरह से कर्म संन्यास अपने को मान लिया, घोषित कर दिया। अब ये संस्था इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है और मेरा सहयोग ले रही है। मतलब आपने अपना परिचय हाँ। दे दिया। दो तीन बातें आपके इस पूरे संक्षिप्त परिचय में समझ आती हैं। एक तो आप बहुत दोहरी बात करते हैं, एक तरफ आप राजनीति छोड़ते हैं, फिर दूसरी तरफ आप उसी राजनीति को पकड़ कर चल रहे हैं। एक तरफ हवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुराई कर रहे हैं। और दूसरा, धर्म से आपको किसको निकालने का अधिकार है? आपको किसने निकाल दिया? आपने शुरुआत में कहा कि आपको जो है धर्म परिवर्तन कराया गया। ठीक बात है। किसकी अधिकार है ये जरा बताइए। नहीं, अधिकार किसी का नहीं था। फिर आप कैसे परिवर्तन? लेकिन उस समय समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था हमारे यहाँ। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आप गंगा किनारे जाइए बनारस से जा करके, और आप बनारस से स्नान करके आइए। मैं कहा नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये विवाद पैदा हो गया। तो उन लोगों ने हमारे पूरे परिवार को बाइकाट कर दिया। तब आर्य समाज के लोगों ने आकर के हमको कहा कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। कर दिया। तो आप उनसे जुड़ने के लिए कि चलिए अब इनके बीच में रहेंगे तो थोड़ा महोत्सव मनाएंगे, वो मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं, मैंने किया ही नहीं। मैंने तो विद्रोह किया उनसे, और विद्रोह किया तब मैं आर्य समाज के साथ जुड़ा और उन्होंने हमको ब्राह्मण बना दिया। तो जब ब्राह्मण बना, हाँ, कानूनन अपराध है। जब आपके ऊपर ऐसा शोषण हो रहा था तो आपने कानूनी कार्यवाही क्यों? अरे उस समय भाई हमको कितना कानून का ज्ञान था, मेरी उम्र तो थी 13-14 वर्ष की। पर परिवार में और भी सदस्य थे। हाँ, तो बिल्कुल नहीं जानते थे। रामानुजगंज एक छोटी जगह थी पूरा, तो उतना, और जानते होंगे मेरे को जो समझ में आया कि हमको वहाँ के चर्च ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और हम उधर आकर्षित हो गए चर्च की तरफ। जब आर्य समाज के बाहर के लोगों को पता चला, दिल्ली और गढ़वा तक के लोग, पटना तक के लोग, तो ये लोग आकर के हमको समझाए। उस समय बचपन में जिस तरह की स्थिति थी वो मैंने आपको सही बता दी। चलिए, हमारे दर्शक इसका जो निष्कर्ष निकाल लेंगे आपके इन प्रश्नों के जवाब का। एक सवाल और जो मैंने आपकी राजनीति से संबंधित किया था, दोहरी राजनीति का, जरा उसको समझाइए। हाँ, तो मैं राजनीति में रहा और मैंने ये महसूस किया कि राजनीति जो है उसका नैतिक पतन हो गया है और राजनीति से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। तब मैंने राजनीति छोड़ी। ठीक है। और राजनीति छोड़ करके फिर मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रहा ही नहीं, और मैंने संविधान पर रिसर्च शुरू किया। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जेल के बाद आपकी बात नहीं बनी राजनीतिकों लोगों से, तब आपने जो है ये तो देखिए, ये जो बात है, आप नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपने ऐसा कहा है उनमें से। आप उसको, माने आपका प्रिजम्पशन है। अब मैं इस संबंध में क्या कह सकता हूँ, निष्कर्ष तो आपको निकालना है। मैं जो बात सही है उतना मैंने आपको बता दिया कि मैं इतने उच्च पदों पर, इतना पावर में रहने के बाद भी कुछ नहीं कर सका, और इसलिए अपने को मैंने ये माना कि ये अच्छा ठीक मार्ग नहीं है। नहीं, कुछ नहीं कहा कर सके। आपने कहा कि रामानुजगंज को आपने जो है पूरा बना दिया, अपराध मुक्त कर दिया। तो ये तो उपलब्धि है ना। नहीं भाई, ये तो हुआ है सन 2000 में। मैं ये बात कर रहा हूँ 84 से 99 तक की। नहीं, बात ये हो रही है कि राजनीति जो आप दोहरी कर रहे हैं उस विषय पर बात हो रही है। आपने कब किया, उस समय काल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो मैं बिल्कुल अभी मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, सत्ता की राजनीति से मतलब नहीं है। और राजनीति चूंकि अभी समाज की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए हम राजनीति पर समाज का नियंत्रण चाहते हैं। चलिए, मूल बिंदु पर आते हैं। मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान, इसका उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है? देखिए, मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि समाज विज्ञान पर रिसर्च और आगे बढ़ना चाहिए। ये समाज विज्ञान, समाज शास्त्र नहीं, तो समाज विज्ञान पर रिसर्च बढ़े और समाज में जो प्रमुख समस्या है, व्यक्ति के स्वभाव में बढ़ता स्वार्थ और हिंसा एक, और दूसरा
दुनिया के असफल लोकतंत्र का भारत में आंख बंद करके नकल करना, ठीक। ये दो हमने पाया कि ये दो समस्याएं दुनिया में बढ़ रही हैं, भारत में भी बढ़ रही हैं। और इसलिए अब हमको भारत से शुरुआत करनी चाहिए कि व्यक्ति के स्वभाव से हिंसा और स्वार्थ घटे, और दूसरा कि लोकतंत्र का विकल्प लोक स्वराज्य हम दुनिया को संदेश दे सके। ये दो कार्य करने के लिए हम लोगों ने मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान हमारे साथियों ने मिलकर बनाया, और उसका बेस हमारी पुस्तक को, हमारे विचारों को बनाया है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आपने अंत में कहा कि जो है आपने जितना कर्म आपका है उसको अब आपने रोक लिया है, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है जो है, तो क्या आपका गुरु ज्ञान जो है वो रुक चुका है या वो निरंतर लोगों के साथ जुड़ा रहेगा? नहीं जी, मेरा चिंतन तो जारी रहेगा, सक्रियता बिल्कुल अब नहीं रहेगी। तो चिंतन जब जारी रहेगा, हाँ, तो आपके कर्म कांड कैसे रुक गए? कर्म हमारा रुकेगा कि हम सक्रिय नहीं रहेंगे किसी भी काम में। ये लोग प्रचार का काम करना है, या कहाँ से खर्चा आएगा, किस प्रकार से योजना बनेगी, संस्था कैसे कार्य करेगी, वो मेरे जिम्मे में नहीं है। वो अब संस्था के लोग करें, अच्छा करें बुरा करें, जो करना है वो लोग करें। ये संस्था राष्ट्रव्यापी है, और सबका अभी ये रामानुजगंज में एक तरह से इकट्ठा सम्मेलन है अभी। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ बारीकी से, क्योंकि आपने समाज विज्ञान और समाज शास्त्र की बात की है, तो समाज शास्त्र और समाज विज्ञान में यदि मैं कहूँ कि एक लाइन में दोनों में अंतर बता दीजिए तो क्या होगा? समाज विज्ञान जो होता है यह रिसर्च करता है, और रिसर्च करके जो निष्कर्ष निकालता है वो समाज शास्त्र कहा जाता है। ठीक। समाज विज्ञान? समाज विज्ञान रिसर्च है। जब समाज शास्त्र की कोई भी बात रूढ़ बन जाती है तब समाज विज्ञान उस रूढ़ पर विचार करता है, और विचार करके उस रूढ़ के अंदर बदलाव के प्रयत्न करता है, बताता है। अच्छा, तो ये है समाज विज्ञान। समाज विज्ञानी और आप समाज शास्त्री की समाज विज्ञानी? नहीं, हम समाज विज्ञानी हैं। आप समाज शास्त्री नहीं है? नहीं है। समाज शास्त्र से मेरा कोई लेना देना नहीं आप है। समाज शास्त्री नहीं है, बोल रहे हैं आप। कह तो रहा हूँ मैं भाई कि मैं समाज विज्ञानी हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और मैंने रिसर्च करके जो निकाल कर दिया है वो समाज शास्त्र बना है। मेरी पुस्तक समाज शास्त्र है, मैं समाज विज्ञानी हूँ। पुस्तक लिखा किसने? लिखी तो मैंने। तो समाज शास्त्री आप हैं कि नहीं? नहीं, मैंने रिसर्च करके। ठीक है। तो समाज विज्ञान जो है वो तो रिसर्च है। ठीक है। और रिसर्च के बाद जो निष्कर्ष निकला वह निष्कर्ष हुआ समाज शास्त्र। तो जो किताब है वो तो निष्कर्ष है मेरा, वो है समाज शास्त्र। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर चलता हूँ। दर्शक समझ गए होंगे इन प्रश्नों का जवाब। आप लोक स्वराज से भी जुड़े हैं, आप जनता को लोक स्वराज से जुड़ने से क्या लाभ होगा? यदि जनता इससे जुड़ती है, हमारे जितने दर्शक हैं यदि वो सब के सब आपसे जुड़ जाते हैं लोक स्वराज से, उनको क्या लाभ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्तमान समय में जो लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी गई है, और बदल करके एक प्रकार से लोक हो गया गुलाम, तंत्र हो गया मालिक। क्योंकि तंत्र ने संविधान को गुलाम बना लिया है। अब तंत्र ही संविधान में संशोधन करता है। ये बिल्कुल लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। तो जब तंत्र जो है उसको लोक स्वराज्य में तंत्र मैनेजर होगा, मालिक नहीं, जबकि वर्तमान समय में तंत्र हमारा मालिक है, मैनेजर नहीं। तो एक ये बदलना चाहिए कि लोक जो होगा वो तंत्र से ऊपर होगा। समाज के दो स्वरूप हैं। एक समाज को धर्म मार्गदर्शन करता है और तंत्र उसको सुरक्षा देता है। अब दिक्कत ये आ रही है कि तंत्र ही मालिक बन गया, वो हमको सुरक्षा तो दे नहीं रहा है। न्याय और सुरक्षा कमजोर होती जा रही है। तंत्र हमसे क्या कह रहा है? विवाह इस उम्र में करो, बच्चे इतने पैदा करो, ये चीज खाओ, वो चीज मत खाओ। अरे भाई, हमारी सुरक्षा का क्या हाल होगा? तो हमारी सुरक्षा तो खत्म होती जा रही है। बहुत मतलब शब्दों के उतार चढ़ाव में जो आप खेल रहे हैं ना, बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बावजूद भी हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे कि आप किस ओर हैं। आखिरकार संविधान छोड़ दें, लोकतंत्र छोड़ दें और फिर कहें लोक स्वराज जुड़ जाएं। जी, तो
यानी आप नए लोकतंत्र की परिभाषा कर रहे हैं, हाँ, आप नया हाँ, देश कर रहे हैं, सही तो। संविधान को आप सीधा अपमानित कर रहे हैं। एकदम हम ये उसको हम संविधान अभी क्या है, ये तो संविधान तो संविधान कुछ है ही नहीं। नहीं, अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये संविधान तो जेल में कैद है पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट जब चाहे उसमें जैसा चाहे संशोधन कर दे। नहीं तो मोदी जी, जी तो देखिए, लोकतंत्र में संविधान के अनुसार तंत्र चलता है। अच्छा, लोकतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था, जेल से बाहर कैसे आए? कौन? हम? हाँ, जेल से बाहर कैसे आए? तो हम तो, मेरा तो ये कहना ये है कि संविधान जो है ये संविधान ही विकृत है। अर्थात इस संविधान के अंतर्गत जब चुनाव हुए तो गलती हो गई इंदिरा गांधी से। अगर वो नहीं चुनाव कराती तो अब क्या कर लेते? लोकतंत्र में 5 कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां बता दीजिए अभी आज हमारे दर्शकों। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो गलती है वो तो ये, अरे संविधान के ऊपर तंत्र बन गया है, ये सबसे बड़ी गलती है। तंत्र को संविधान के मुताबिक कार्य करना चाहिए, तंत्र फॉलो करता है। हाथ जोड़ के मुनि जी, मुझे ना अब एंकरिंग करते हुए डर लग रहा है सच में, कि मैं भारत में ही हूँ कि किसी दूसरे देश में हूँ। नहीं, ये देखिए, मैं लोकतंत्र में जी रहा हूँ कि मैं लोक स्वराज में जी रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग गुलामी में, आप स्वतंत्रता में जी सकते हैं। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ। मुनि जी, जुड़ूं कैसे आपसे? मुझे जुड़ना है, मैं कैसे जुड़ूं? संविधान छोड़ दूं, लोकतंत्र छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं? सब कुछ छोड़ के आ जाऊं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक लाइन जुड़ने की है कि आप यह मान लीजिए अपने दिमाग में कि तंत्र हमारा मैनेजर है और लोक मालिक है। जब आप ये मानना शुरू कर देंगे तो यहाँ से आपका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू होगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। अभी तो अगर कोई नेता आ जाता है, विधायक आ जाता है, तो हम लोग चाहे वो चोर हो, डकैत हो, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके पास सारा पावर है। तो संशोधन समझ आता है, लोकतंत्र में बदलाव तो यही तो मैं कह रहा हूं, संपूर्ण बदल दें और लोक स्वराज को अपना लें। तो लोक स्वराज का मतलब ही यही है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे और एक संशोधन, वो मुख्य संशोधन इतना ही होगा कि संविधान संशोधन तंत्र नहीं कर सकेगा। तंत्र का अंतिम अधिकार संविधान संशोधन में नहीं होगा, उसके लिए संविधान सभा अलग से होनी चाहिए और वह संविधान सभा संविधान सभा भी अब आप गढ़ेंगे। हाँ, संविधान की सभा भी आप रखेंगे और आप कह रहे हैं कि आप कर्म से दूर हो गए जी। तो मैं थोड़े कह रहा हूँ, वो तो हमारी कमेटी करेगी। अच्छा, सब कुछ कमेटी करेगी, सारा आप करेंगे कि लोकतंत्र छोड़ दो, संविधान छोड़ दो? मैं अब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि संविधान छोड़ दो, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए। कमेटी के लोग अपना धीरे धीरे समझाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी के ऊपर कोई चीज थोप तो सकते नहीं है। अगर कन्विंस होंगे तो लोग समझेंगे उस बात को। चलिए ठीक है मुनि जी, आपकी बड़ी अच्छी लगी थी, किताब का अध्ययन करा था, उसमें एक लाइन लिखी थी, हमें कायर नहीं अहिंसक होने की जरूरत है। क्या कहना चाहिए? तो कायरता और अहिंसा में बहुत फर्क होता है। तो गांधी जी ने भी कहा था कि कायरता की तुलना में हिंसा अच्छी होती है और हिंसा की तुलना में अहिंसा अच्छी होती है। तो मैंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में अहिंसा और सत्य को अपनाया और अहिंसा और सत्य के माध्यम से ही मैंने हिंसक लड़ाइयाँ लड़ी। मैंने अहिंसा को शस्त्र बनाया, सिद्धांत नहीं। तो अहिंसा को शस्त्र बनाकर मैंने बड़े बड़े डकैतों से और अपराधियों से बहुत संघर्ष किया और हम लोग सत्य और अहिंसा के माध्यम से सारी लड़ाइयाँ जीतते चले गए। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अहिंसा का महत्व बहुत ज़्यादा है और मैंने ये सिद्ध किया है। अच्छा, डकैतों से लड़े, कोई एक घटना का जिक्र बहुत कम शब्दों में करना चाहेंगे? हाँ बताइए, आप बताइए किसी घटना के बारे में अगर आप जिक्र करना। जी, तो किसी घटना क्या, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों का टकराव हुआ बिहार में। उस समय बिहार था, तो बिहार के क्रिमिनल से टकराव हुआ और हम लोग उस पार, माने बिहार के क्षेत्र में जाकर के उन लोगों से अहिंसक तरीके से मुकाबला किए। किस विषय? और सारी लड़ाई, वो लोग कहते थे कि आप हमको टैक्स दीजिए, बिहार के लोग,
और हम कहते थे कि नहीं देंगे। कौन सा 74-72 की बात करें? नहीं 74 की बात नहीं है, ये और बहुत पहले ये बात है, क्योंकि टैक्स वाला मुद्दा 74। नहीं ये बात है 63-64 की, क्योंकि वहाँ तो राजा थे ना, ठीक। नदी के उस पार में राजा थे बिहार साइड में। तो उस समय मैं आपको एक लाइन में ये बता दूं कि मैं चूंकि उस समय जनसंघ में था, तो उधर जो लोग चुनाव जीते वो मेरी मदद से जीते, और फिर उन्होंने कहा कि आप दखल मत दीजिए। मैं कहा नहीं, मैं तो दखल दूंगा, आप इनको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। तो टकराव हुआ, और वो जो टकराव हुआ वो ऐतिहासिक टकराव हुआ, हम लोग लड़ाई जीत गए, अहिंसक तरीके से जीत गए लड़ाई। ठीक है, जनसंघ की बात की अभी आपने कि आप जुड़े हुए थे, अगला सवाल उसी से है। संघ और सावरकर जो वादी हैं, संघ और सावरकरवादियों में क्या फर्क है और उनकी पहचान जो है कैसे की जा सकती है? नहीं, सावरकरवादी जो होते हैं ये तो एकदम कट्टर होते हैं। सावरकरवादियों के हिसाब से सारे मुसलमान गड़बड़ है पूरी तरह। सावरकरवादी हमेशा कानून का पालन नहीं करते हैं और हमेशा हिंसा के पक्ष में बोलते हैं, जबकि संघ और नरेंद्र मोदी ये दोनों गांधी को भी मानते हैं और ये कानून को लेकर के चलते हैं। सावरकरवादियों के बीच और मोदी संघ के बीच बहुत बड़ा गैप है, और मैं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का पक्षधर हूँ, सावरकरवादियों का मैं विरोधी हूँ। तो दो चार सावरकरवादियों का नाम बताइएगा। सावरकरवादी तो अभी महाराष्ट्र में सावरकरवादियों की सरकार है, गुजरात में प्रवीण तोगड़िया वगैरह जो हैं, ये सब तो सावरकरवादी है लोग। पूछा दो चार का, अगर सांकेतिक नाम बता। हाँ, तो मैं तो आपको बता दिया कि सब महाराष्ट्र में जो है, तो मिली जुली सरकार है ना। नहीं, महाराष्ट्र में जो लोग हैं शिवसेना, ये सिर्फ शिवसेना सावरकरवादी है। ठीक। या प्रवीण तोगड़िया वगैरह जो हैं, ये सब सावरकरवादी लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए। अब सावरकर खुद रोज मुसलमानों को गाली देते थे और मुसलमानों के साथ सरकार बना लिए बंगाल में जाकर के। तो ये लोग सत्ता लोलुप लोग हैं और इन लोगों से हम लोगों का नहीं पटता है। मैं तो नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के हिसाब से मैं चलता हूँ। मतलब राजनीति से दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है आपका। जी, मैं मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी वगैरह जो हैं, ये बिल्कुल उसी दिशा में चल रहे हैं जो मैंने सोचा था। मैंने जीवन में जो सोचकर निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को तो सारा का सारा ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो जब वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा ही, क्योंकि वो तो काम जो हम सोच रहे थे। आपके लिए पता है मुनि जी, मेरे को दोहा बड़ा अच्छा याद आ रहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन सब खान, जब पावा मुनि जी को सब धन धोरी समान। धन्य हो प्रभु, उसी राजनीति को आप गाली दे रहे हो, उसी राजनीति से आप जुड़े हुए हो। मोनू जी, जितनी बार प्रणाम करूं कम है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या हिंदुत्व को इस्लाम के मुकाबले अगर देखा जाए तो उसी की दिशा में हम लोग देख रहे हैं कि ले जाने का प्रयास चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, जो भारत की स्थिति है, स्वतंत्रता के बाद नेहरू परिवार, इस्लाम और साम्यवाद, इन तीनों ने एकजुट होकर के हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा था। अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन लोगों से हम लोगों को मुक्ति मिली है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदुत्व को डिफाइन भी अब वही परिवार कर रहा है कि जिसको हिंदुत्व का कखा गगा पता नहीं है। कोई इटली से आया है तो कोई और कहीं का, ये सब जुड़ करके हिंदुत्व को डिफाइन जो है वो ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो हिंदुत्व की जो परिभाषा है वो तो है, उसमें तो अहिंसा और सत्य का महत्व है। पर अभी भी तो वर्तमान में भी केंद्र में मोदी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो फिर आप मोदी के। हाँ, तो बिल्कुल मुसलमानों ने मिल करके अभी तक उनको कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट, ये दोनों मुसलमानों को ढाल बनाकर रखना चाहते हैं और उन लोगों के कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। अब मुसलमान समझ रहा है कि भाई हमको तो यही लोग, क्योंकि देखिए अब भारत में कोई दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा, भारत का विभाजन अब नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है।
और मुसलमान कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भारत में कॉमन सिविल कोड होगा, क्योंकि कॉमन सिविल कोड जब तक नहीं होगा, हम सावरकरवादियों के पक्ष में इसलिए नहीं हैं कि सावरकरवादी कॉमन सिविल कोड को नहीं मानते हैं। ठीक है। मेरा अपना अनुभव ये है कि जब तक मोदी जी नहीं आए थे तब तक सावरकरवादी कॉमन सिविल कोड का खूब प्रचार करते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी 6 बार हो गया, नहीं ये पूरा 7वीं बार मोदी का नाम लिए हैं। हाँ, तो मैं भारतीय फिर कह जनता रहा हूं, पार्टी की मोदी पहले ये क्लियर नहीं मैं तो कह रहा हूँ मोदी, भारतीय नरेंद्र जनता, मोदी। हाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही हमारी लाइन पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छा मुनि जी, मुझे ये बताइए, आपने जिसको कार्यभार संभाला है उस कमेटी में सिर्फ एक आदमी है कि बहुत सारे लोग हैं? नहीं, उसकी तो पूरी कमेटी है, पूरा कमेटी है ना। हाँ, पूरी सब काम कमेटी करते है। हैं कि सिर्फ एक जन हाँ, काम सब पूरी करते हैं? कमेटी सब काम करते हैं। हैं, तो सब। सिर्फ नरेंद्र मोदी कैसे? सिर्फ वर्तमान मोदी का क्यों? देखिए, वर्तमान समय में भारत के अंदर सीधे सीधे एक तरह से भारत तानाशाही की दिशा में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, क्योंकि लोकतंत्र तो असफल सिद्धांत है दुनिया का। अगर कहीं भी लोकतंत्र होगा तो अव्यवस्था होगी ही, और अव्यवस्था होगी तो तानाशाही आएगी। तो सबसे अच्छे, भारत के सबसे अच्छे लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह, पूरे स्वतंत्रता से लेकर आज तक। क्योंकि बात बोलूं, हाँ बताइए, बहुत डिबेट किया, हाँ बताइए, लेकिन ये डिबेट ना अनंत काल तक मुझे याद रहेगा, अनंत काल तक। मुनि जी, मतलब एक तरफ कह रहे हो मोदी जी ने अच्छा किया, मोदी जी ने, फिर कह रहे हो तानाशाही की सरकार है, तानाशाही चल रहा है। तो जो सही है वही कहूं कि मैं दूसरा कहूं? मैं ये कह रहा हूं कि तानाशाही समाधान है वर्तमान समय में, तानाशाही समाधान है। बिल्कुल मोदी जी की लोकतांत्रिक तानाशाही। हिटलर को भूल गए आप? नहीं, वो हिटलर को भूल गए आप? मैं या आपको फिर आप मोदी को मैं हिटलर आपको कहना बता चाहते दूं, हैं? मैं आपको बता दूं कि हिटलर तानाशाह था। वर्तमान समय में भारत को लोकतांत्रिक तानाशाही चाहिए। अच्छा, हिटलर हाँ, सिर्फ तानाशाही जी, और तो मोदी जो हिटलर है लोकतंत्र तानाशाही। हाँ नहीं, लोकतांत्रिक तानाशाही चाहिए, अर्थात लोकतांत्रिक तानाशाही और हिटलरवाद में अंतर ये है कि हिटलर संविधान को अपने कब्जे में कर लिया था। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि मोदी जी मनमाना संविधान में बदलाव कर दें। नहीं, मैं तो हवाई कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि संविधान संशोधन के लिए अलग से बनेगी, और नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहे हैं एकदम, इसलिए कि नरेंद्र मोदी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो जब मोदी जी ठीक दिशा में चल रहे हैं, लोकतंत्र उनके हाथ में, संविधान सब कुछ उन्हीं के हथकंडों चल रहा है, तो फिर आप लोक स्वराज क्यों? कहाँ है अभी संविधान उनके हाथ में? अच्छा, अभी तो राज्यसभा में भी बहुमत उनके पास नहीं है। मतलब आप लोक स्वराज ऐसे ले जाके दे देंगे उनके हाथ में? नहीं, कहेंगे कि हम अब लोग, इसको मोदी जी पालन कीजिए, नहीं, हम आपके अनुयायी हैं प्रभु। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि मैं लोक स्वराज उनको ले जाकर नहीं दूंगा। हाँ, मैं तो उनको अभी प्रमोट कर रहा हूं इस बात के लिए कि वर्तमान समस्याओं का समाधान। अच्छा, आप ही उनको प्रमोट कर रहे जी हैं? कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ही लोग तो जिताए हैं नरेंद्र मोदी को, नहीं तो ये सावरकरवादी लोग थोड़े जिताए हैं। अच्छा, नरेंद्र आप मोदी जिताए तो फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कैसी है? उससे हमको क्या मतलब है? अच्छा, कांग्रेस की मतलब सरकार है अपने कि से सिर्फ केंद्र से नरेंद्र मतलब है मोदी आपको? प्रधानमंत्री जी सिर्फ केंद्र से। रामानुजगंज का कुछ होगा, हमसे उससे कोई क्या मतलब मतलब? नहीं है। वो तो जब मैं नेता था तब मैं नेता मैं- था, तब मैं तो स्वर्णिम तो- समय था देखिए, रामानुजगंज का। वाह मुनि जी, वाह, वाह। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं एकदम से। और मैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, एक बात। और नरेंद्र मोदी ठीक दिशा में काम कर रहे हैं, मोहन भागवत ठीक दिशा में काम कर रहे हैं, चलिए, इन मतलब दोनों एक के चीज पक्ष समझ में रहे हैं, हूँ। आप जनसंघ से जुड़े हुए थे, इस कारण मोदी जी भी बढ़िया हैं। अब किसका भी नाम लिए? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तो बहुत लोकतांत्रिक, भारत में स्वतंत्रता के बाद केवल मनमोहन सिंह ही एकमात्र प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकतांत्रिक थे। और मोहन भागवत लोकतांत्रिक नहीं है। नहीं, और राजनीति से वो जुड़े हुए हैं कि नहीं? कौन? सांकेतिक रूप से मोहन भागवत राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। जनसंघ से आप भी जुड़े हुए थे, लेकिन आप भी राजनीति से नहीं जुड़े हुए थे ना। हम तो थे जनसंघ में। तो 4-5 बिंदु समझ आ रहा है
कि भारत जो है लोकतांत्रिक तानाशाही जो है मोदी बनाएंगे, मोदी जो है बहुत अच्छे हैं, उसके बाद मोहन भागवत बहुत अच्छे हैं, मनमोहन सिंह भी बहुत अच्छे हैं, मतलब नहीं, कांग्रेस नहीं, और कम्युनिस्ट नहीं, यही दो तो ठीक नहीं थे पार्टी। उसके बाद भाजपा जो आई है सम्मिलित रूप से एकदम संपूर्ण भारत में। एक लाइन मैंने नहीं कही है, मैंने ये कहा है कि मनमोहन सिंह आप कह लोकतांत्रिक कुछ थे। नहीं रहे हो साहब, आप संकेत दे रहे हो मनमोहन सिर्फ। सिंह और ये संकेत आग है देश के लिए, आपको पता भी नहीं है। ये आग है, आग देश के लिए जो आप संकेत दे रहे हो ना, ये लोक स्वराज के लिए आपकी टीम जब देखेगी उसके लिए आग है। अरे तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस प्रकार का जरूर आग लगनी चाहिए कि जिसमें सारा कूड़ा कचरा, संवैधानिक कूड़ा कचरा उस आग में जल जाए। अच्छा, आग लगेगी तो सिर्फ कूड़ा कचरा जलेगा? हाँ, केवल कूड़ा कचरा जलेगा। ऐसा हुआ है आज तक? नहीं, बाकी तो हमारी टीम घेर कर, चलिए यही बता दीजिए हमारी कि आग लगेगी तो बचेंगे कैसे, यही नहीं, बताइए। आग अगर एक लगेगी, सम्मानित व्यक्ति है, एक मैं बहुत साधारण आपको व्यक्ति है, बता वो कैसे बचेगा यही बता दीजिए। आग लग गई है। देखिए, आग जब लग गई है होली के दिन, तो होली के दिन जब आग लगती है तो बीच में प्रहलाद रहते हैं और प्रहलाद बच जाते हैं। तो उसी तरह से जब आग लगेगी तो कूड़ा कचरा जल जाएगा और बाकी जो मूल है वो बच जाएगा। तो हमारा जो सही संविधान है वो रह जाएगा और बाकी सब कूड़ा कचरा खत्म। चलिए बातचीत में अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बलात्कार और आतंकवाद, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो बड़ा अपराध कौन सा है? बलात्कार की तुलना में आतंकवाद बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है। आतंकवाद गंभीर है, आतंकवाद ही नहीं, बलात्कार की तुलना में तो डकैती भी बड़ा अपराध है। अच्छा, बलात्कार की तुलना में मैं आपको ठीक बता रहा हूं कि बलात्कार की तुलना में आतंकवाद बड़ा अपराध है। और जो 4 लोगों को, 4 बच्चों को जो फांसी हुई है, वो फांसी लायक काम नहीं था। वो कि आपने फट से फांसी दे दी। किन 4 बच्चों की बात कर? ये निर्भया कांड में जो हुआ है। अच्छा, उन बच्चों को फांसी नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप साहब, संसद पर आक्रमण करने वाले को फांसी जल्दी नहीं हो रही है। अपराध अभी यासीन मलिक वगैरह जो हैं, अच्छा, जिन लोगों ने हत्या की है वहां पर कश्मीर में, उनको फांसी नहीं हो रही है। और 4 लोगों ने मिल करके बलात्कार किया, हत्या की, तो आप फटाफट फांसी उनको, जबकि ये 4 फांसी हुई जी फटाफट हुई है। यहाँ तो 20-20 साल फांसी नहीं हो रही है। ये जो न्यायालय है, ये न्यायालय पक्षपात कर रहा है एकदम से। अच्छा, ये बताइए, अब थोड़ा गंभीर जाऊंगा। हाँ, बताइए। और बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोक स्वराज की सीएए पुरुष है कि महिला है? सीए कौन है आपकी, पुरुष की महिला? कौन जो आपकी लोक स्वराज की सीए हैं, हाँ, तो पुरुष है कि महिला नहीं, है? उसमें तो सब है, महिला भी है, पुरुष भी है। मान लीजिए महिला है, ठीक है, महिला है ना, हाँ, साथ में महिला है, बलात्कार हो गया, ठीक है, और दूसरी तरफ एक जगह आतंकवादी घटना हुई है, ठीक है, किसके पक्ष में रहेंगे? जब आप बहुत शालीनता से दीजिएगा। मैं आपको शालीनता से कह रहा हूँ कि आतंकवाद ज्यादा गंभीर अपराध है बलात्कार की तुलना में। गंभीर अपराध है। मैं आपके सामने दो पॉइंट रखा ना। मैं कह तो दिया। एक तरफ आपके कमेटी से जुड़ी हुई एक महिला है, हाँ, जिसका बलात्कार हुआ है, हाँ, और बहुत दरिंदगी से बलात्कार हुआ है, और दूसरी तरफ वहीं एक जो है आतंकवादी घटना हुई है जिसमें 2-4 लोगों की मौत हुई है। हाँ, तो मैं आपको बता दिया कि अगर मेरे यहाँ मेरी किसी महिला के साथ बलात्कार होता है और मेरे परिवार के 3 लोगों को आतंकवादी आकर मार देते हैं, तो मैं उस मारने वाले आतंकवादी के खिलाफ ज्यादा रहूंगा। अच्छा, मैं जी बलात्कार गंभीर अपराध आतंकवादी ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि मेरे परिवार के 3 लोगों को, निर्दोष लोगों को उसने हत्या कर दी। और मैं अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि मरे नहीं है, सिर्फ घायल हैं तीनों, हाँ, तो अगर वो आतंकवादी घटना हुई, हाँ, तो यदि वो घटना हुई है और उसमें मृत्यु नहीं हुई है, तो उसी तरह अगर बलात्कार हुआ है और बलात्कार के बाद कोई मृत्यु नहीं हुई है, हत्या नहीं हुई है, हाँ, तो बलात्कार हुआ है। मैं कह तो रहा हूँ कि बलात्कार हुआ है। जी, बलात्कार हुआ है। मैं भी कह रहा हूँ कि बलात्कार हुआ है। तो अगर बलात्कार हुआ है, हत्या नहीं हुई है उसमें, उसी तरह से वहां भी अगर 307 हुआ है, हत्या का प्रयत्न हुआ है, हत्या नहीं हुई है, तब इन दोनों के बीच में तुलना होगी। तो मैं आतंकवाद को ज्यादा गंभीर मानता हूँ, बलात्कार को नहीं। बलात्कार को नहीं। आप अपनी कमेटी के जी, मैं एकदम हमारी जो भी लोक स्वराज की इस समय हमारे News+21 के बताइए, ये देख रहे होंगे जी, देख तो रहे हैं कि ये कोई, समझ लीजिएगा मुनि जी क्या बोल मैं रहे हैं। आपको बता दूं कि ये कोई बलात्कार है कि 20-20 साल हम साथ में रहे और
मेरे साथ 20 साल पहले बलात्कार हुआ था। अरे बलात्कार और व्यभिचार का अंतर ही नहीं समझते हैं तो मैं किसको बलात्कार कहूँ? चलिए यही समझा दीजिए। अब तो आप बलात्कार और व्यभिचार का मतलब जी यही ये समझाइए। तो बलात्कार में बल प्रयोग अनिवार्य है। अगर बल प्रयोग नहीं होता है, अगर आपस में सहमति है, बलात्कार है। मुनि साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ कि बलात्कार और व्यभिचार में बहुत अंतर है। यदि सहमत सेक्स होता है तो उसमें कोई बलात्कार नहीं होता है। बताइए अब 18 साल से नीचे के नहीं, मैंने बोला था बलात्कार दरिंदगी से हुआ है, उसमें सहमति वाली बलात्कार है, सहमति क्या है उसमें? तो मैं तो कह रहा हूँ कि दरिंदगी मतलब अगर बल प्रयोग होता है तो वह बलात्कार होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप 5 साल साथ में आज कह रहे 10 साल पहले मेरे साथ बलात्कार हुआ था, हुआ होगा बलात्कार 10 साल पहले। नहीं, 10 साल पहले की बात तो ये क्यों आज ये हमारा न्यायालय और हमारी सरकार किस प्रकार का कानून बना रही है? बिना मतलब के बलात्कार को हवा खड़ा कर दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण बेमतलब का काम है, एकदम से बेमतलब का काम। एकदम कोई महिला सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। पुरुष प्रधान देश ही रहेगा, नहीं, महिलाओं को आज भी वही कटघरे में बंद करके रखें, चार दीवारों के बीच। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि पुरुष और महिला के बीच में समान अधिकार दीजिए। आप किसी को विशेष अधिकार कैसे देंगे? विशेष अधिकार नहीं है, अधिकार आपने छीन रखा था ना आपके समय में, जब आप नेता हुआ करते थे, तब आप तो महिलाओं को चार दीवारी के बीच रखा करते थे और अपने आप को पुरुषार्थ साबित करते थे, कहते थे कि आप कद्दावर नेता हैं, आप समाज सेवी हैं। महिलाओं को साथ में क्यों नहीं लेकर चलते थे? आज कैसे महिला और पुरुष समान हो जाएगा? जब आप 10 कदम आगे हैं ऐसे सूचनाओं में, आप महिलाओं को जब 10 कदम पीछे रखे हो तो आने में तो समय लगेगा ना, तब तो महिला सशक्तिकरण करना होगा। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि हम सबको समान अधिकार देंगे, महिला और पुरुष का कोई भी प्रॉपर्टी में, संपत्ति में भी, संपत्ति में हम महिला पुरुष का भेद नहीं करेंगे। संपत्ति में सबका अधिकार, परिवार की संपत्ति में सबका समान अधिकार जो होगा, जो अभी नहीं है। अभी परिवार की संपत्ति व्यक्तिगत मानी जाती है, सामूहिक नहीं। तो हम तो दे रहे हैं महिलाओं को समान अधिकार कि पूरी प्रॉपर्टी में सबका अधिकार समान होगा। कहाँ लिखा है ऐसा कि अधिकार समान नहीं है? अभी नहीं है बिल्कुल किसी का। कौन से संविधान की किसी मैं आपको एक बात ये बता दूं कि परिवार मैं सिंपल से पूछ रहा हूँ, संविधान की किसी अनुच्छेद में बताइए जहाँ लिखा है कि सारे पुरुष जो है समान नहीं है। सारे संविधान में यही लिखा हुआ है। एक अनुच्छेद का जिक्र करिए ना साहब, मैं आपको बता दिया कि संविधान में, पूरे संविधान में यह बात लिखी हुई है कि परिवार में अगर कमाई हुई संपत्ति है वो व्यक्तिगत होगी। नहीं है साहब, व्यक्तिगत। इसका मतलब यह है कि परिवार के सारे सदस्य परिवार में सहभागी नहीं हैं, सहयोगी हैं। तो सहयोगी हैं, बताइए, तो कमाई होगी उसकी। एक अगर महिलाओं को क्या अधिकार है परिवार में, संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ लोक स्वराज्य प्रणाली में यह अधिकार होगा कि महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार होगा। अच्छा, सिर्फ संपत्ति में समान अधिकार? साहब बिल्कुल, परिवार की संपत्ति ज्वाइंट होगी, पूरे परिवार की। तो जब वो ज्वाइंट होगी तो अगर उस परिवार से कोई अलग होने लगेगा, महिला पुरुष बच्चा कोई भी, ठीक है, तो अपना बराबर का हिस्सा लेकर के जा सकता है, क्योंकि सारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। अभी तो आपने ज्वाइंट प्रॉपर्टी को रिजेक्ट कर दिया संविधान में। ये कूड़ा कचरा संविधान ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं मानता है सबकी, तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। समय की जो है कमी है, एक और सवाल लेता हूँ। लखीमपुर की घटना का भी आपने अपनी किताब में जिक्र किया है, क्या है मामला पूरा? हाँ जी, लखीमपुर में जो घटना हुई है वो किसी भी प्रकार से आतंकवाद नहीं था। लखीमपुर की घटना ये है कि नहीं था, तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वो बिल्कुल घटना नहीं थी। क्योंकि वहाँ के जो नेता थे वो दादागिरी वाले थे, वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों हैं, तो वो दादा टाइप के लोग थे। उनको इन लोगों ने चैलेंज किया, तथाकथित किसानों ने, तथाकथित किसान नेताओं ने चैलेंज किया कि आप अगर मीटिंग करोगे तो हम आपका विरोध करेंगे, रोकेंगे आपको, हम रोकेंगे। तो इन लोगों ने चुनौती दी रोकने की। उन लोगों ने कहा, दबंगों ने, कि अगर तुम रोकोगे तो हम गाड़ी चढ़ा देंगे। तो उन लोगों ने कहा, तो इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम तो रोकेंगे, तुम चढ़ा दो।
तो ये चले गए रोकने, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। इन लोगों ने फिर उनका मर्डर कर दिया। ये तो दो तरफा हुआ है। कहाँ आतंकवाद था इसके अंदर? ये लोग क्यों गए वहां पर रोकने के लिए? जब वो कह रहे हैं कि रोकोगे तो मार देंगे, तो तुम जाकर के कानून का सहारा लो। और अगर किसी ने कहा, अच्छा, मतलब वहाँ धरना वरना कुछ नहीं चल रहा था, वहाँ गाड़ी रोकने के लिए कोई नहीं? जी, गाड़ी रोकने के लिए ये लोग गए थे। जो तस्वीर में जो चीजें दिखाई गई वो सब झूठ थी। लोगों को बुलाया गया, कहा गया कि गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, लोग सामने आए और गाड़ी चढ़ी नहीं। हाँ। उन लोगों ने कहा कि अगर आप हमको रोकने आओगे तो हम गाड़ी चढ़ा देंगे। अच्छा, ऐसा और बातचीत हुआ फोन जी से? बोले, हेलो मुनि जी, हाँ। मुनि जी बोले हैं कि आप इधर से आइए, उधर से गाड़ी आ रही है, आप सामने आ जाइए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा, कहानी कर रहे हैं साहब। मैं ये तस्वीरें साझा की गई है, एक एक तस्वीर में साफ दिख रहा है कि धरना चल रहा है, लोग वहां पर जा रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आती नहीं आती है, नहीं है उस तरह का। एकदम पहले से ये है, माने ऐसा नहीं है कि गाड़ी जा रही है अचानक कोई आ गए। पहले से उनको ये कहा गया था कि भाई हम तो मीटिंग करेंगे आज। अच्छा, किसने आपको बताया कि पहले से कहा गया था? ये जरा सारे 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 टीवी चैनल्स में आया है। कौन से? किसी एक टीवी चैनल का नाम बताइए। तो अब हमको खोज के बताना पड़ेगा। लेकिन एक बार बताना पड़ेगा सर, क्योंकि बोल रहे हो मुनि जी आप। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि वहां पर सबसे पहले जब मीटिंग रखी गई तो किसानों ने कहा कि आप अगर मीटिंग करने आओगे तो हम आपको रोकेंगे। तो मतलब अजय टेनी के लिए जो रहीम दास का बड़ा अच्छा सा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी करत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यही है अजय टेनी, उत्तम प्रवृत्ति के, एकदम सादर, आपके चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम करने वाले मुनि जी, आप धन्य हैं, आपने हमारे पक्ष में इतना बड़ा विषय कह दिया। वाह रे साहब। देखिए, जो बात सच है वो मैं आपको सच बता रहा हूँ। उस संबंध में हाँ कुछ प्रमाण सारा बिना प्रमाण के सच कैसे भाई? कहा जाता है? मैं पहली बार सुन रहा हूं। अब जो आप पहली बार सुन रहे हैं वो मैं एकदम निश्चित रूप से कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब सच बोल रहा हूँ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यह बात बिल्कुल सही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गारंटी है कहाँ? तो अब गारंटी में अभी तुरंत लेके थोड़े आया हूँ यहाँ पर कि आपको मैं बता दूँ किस टीवी चैनल में है। ये तत्काल मेरे आप गारंटी? डिबेट जी, इस सवाल को एकदम मैं आपको आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए कि ये लोग जो जिन लोगों ने गाड़ी चढ़ाई है उन लोगों को ने कहा था कि अगर तुम हमको रोकोगे तो हम चढ़ा देंगे। एक बात। और फिर ये लोग रोकने के लिए गए और उन लोगों ने गाड़ी चढ़ाई और गाड़ी चढ़ाने वाले को इन लोगों ने मारा। यही तो है पूरी घटना। वीडियो जाएगा ना तो ऐसा लिखना पड़ेगा, इसमें जो कहा जा रहा है यह सब कुछ काल्पनिक है। जैसे पिक्चर में पहले दिखाया जाता है कि इसमें दिखाया गया चित्र काल्पनिक है जो है। आप उसमें अच्छी तरह लिख दीजिए कि बजरंग मुनि जी ने कहा, इसका मतलब कि काल्पनिक हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते हैं। आप ये लिख दीजिए। अच्छा, किताब की पहली ही जब मैं कंटेंट पढ़ा तो उसके पहले हिस्से में जिक्र किया था कि जितनी तेज गति से राजनीति चरित्र पतन कर रही है उसकी अपेक्षा चरित्र निर्माण की गति बहुत कम है। चरित्र पहले तो मेरे को ना चरित्र क्या है समझाइए मुझे। जो चरित्र निर्माण समझ नहीं आता बड़ा बारीकी से। हाँ। जो मतलब नैतिकता को हम चरित्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं। नहीं जोड़ने ओढ़ने वाला हिसाब किताब हाँ, नहीं होगा। तो बिल्कुल नैतिकता ही चरित्र है। दोनों नहीं अलग अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे रास्ते हैं दोनों के, दो होगा नैतिकता दोनों अलग अलग होगा, लेकिन मैं उन दोनों को एक मान करके चल रहा हूँ कि नैतिकता और चरित्र दोनों एक है। क्या आप फिर से प्रश्न बताइए? मैंने एकदम सिंपल सा सवाल किया था कि आपने अपनी किताब के पहले ही कंटेंट में जिक्र किया है कि जितनी तेज गति से राजनीति चरित्र पतन कर रही है, हाँ, उसकी अपेक्षा चरित्र निर्माण की गति बहुत कम है। तो चरित्र निर्माण के लिए चरित्र निर्माण का काम करता है धर्म। तो चरित्र निर्माण का काम धर्म जो है वो धर्म संप्रदाय के रूप में बन गया, तो उसका चरित्र निर्माण की गति उसकी भी कम हो गई। फिर भी कुछ लोग हैं जो धर्म के आधार पर चरित्र निर्माण कर रहे हैं। राजनीति चरित्र पतन कर रही है बहुत तेजी से। तो राजनीति की गति जितनी तेज है धर्म की गति उससे बहुत कम है। फिर दूसरी बात यह है कि राजनीति पूरी की पूरी चरित्र पतन कर रही है और धर्म में कुछ लोग चरित्र निर्माण कर रहे हैं, कुछ चरित्र पतन भी कर रहे हैं धर्म में।
इसलिए कुल मिलाकर हम्म, समाज में चाहे हम जितने तेजी से चरित्र निर्माण करें, हम्म, चरित्र पतन बढ़ रहा है। और इसीलिए हम्म, हम लोगों का शोध संस्थान हम्म, यह नारा देता है, शराफत छोड़ो, हम्म, समझदार बनो। हम्म, क्योंकि अगर शरीफ रहोगे तो ठगे जाओगे, और शराफत के कारण ही हम्म। हमारे इस समाज में धूर्तता लगातार मजबूत हो रही है। शराफत छोड़ो क्या बोले? शराफत छोड़ो, हम्म, समझदार बनो। शराफत छोड़ो समझदार बनो। जी, शराफत बहुत खतरनाक है इस अच्छा, समय। जो शरीफ व्यक्ति होता समझदार नहीं होता? अरे नहीं है, ये नहीं है। शरीफ आदमी कहाँ समझदार होता है? अच्छा, शरीफ है कि नहीं? शरीफ और शरीफ, चालाक और समझदार, इन तीनों में बहुत अंतर होता है। नहीं नहीं, हाँ, शरीफ आदमी समझदार होता है या तो नहीं? नहीं होता है। अच्छा, शरीफ जो हो शरीफ गया- आदमी जो होता है, हम्म। शरीफ वो होता है जो कर्तव्य करना जानता है, अधिकार की चिंता नहीं करता है। अच्छा, माँ जो है अपने बच्चे को 12 साल की उम्र का एक बच्चा और उसकी एक बिटिया स्कूल जा रही है और उसके टाई को एकदम बढ़िया से लगाते हुए फूल जैसे शब्दों में कहती है कि बेटा, आपका जो है बहुत अच्छा स्वभाव है और जो है आप सामाजिक व्यक्ति हो। तो क्या निर्माण करता है? चरित्र। चरित्र निर्माण हाँ, करता है। चरित्र निर्माण कर रहा है ना, उसमें क्या दिक्कत है आपको? कैसे चरित्र निर्माण कर क्या रहा है? क्या क्या उसमें आपको दिक्कत है हम्म। भाई? एक बात अच्छा, ये बताइए, ऐसे में वो शरीफ है कि समझदार परिवार, है, यही बता दीजिए। चलिए छोड़िए, कौन? चरित्र छोड़िए। वही बच्ची, जिस बच्ची और अपनी बेटी और बेटियों को जो टाई लगा रही है उस समय माँ, हाँ, तो उसका टाई। बेटा और बेटी शरीफ है कि नहीं, इतना बताइए। टाई, हाँ, टाई। टाई लगाना, हाँ, टाई लगाना सबकी नहीं, टाई स्वतंत्रता। लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मतलब वो अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। हाँ, तो उसका बच्चा और उसकी बच्ची दोनों जो है इस समय शरीफ हैं, समझदार है माँ के लिए। नहीं, ये तो शराफत है, सीधे सीधे। ये शराफत है हाँ, माँ का कि बच्चे का? है। नहीं, माँ की भी शराफत है और बच्चे की भी शराफत है, अच्छा, अब दोनों की। बच्चा बड़ा हो गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, अब शराफत की नहीं, शरीफत? तो वो जब वो ऐसा करेगा हाँ। तब वो धूर्तता मानी जाएगी उसकी। हम्म, शरीफ, धूर्त और समझदार, इन तीनों का अंतर समझने की जरूरत है। हम्म, जो शरीफ होता है वो कर्तव्य करता है, अधिकार की चिंता नहीं करता है। हम्म, और जो चालाक होता है वो केवल अधिकार की चिंता करता है, कर्तव्य नहीं करता चलिए है। मुनि जी, तमाम विषयों पर बातचीत हुई। जाते जाते एक अंतिम सवाल लूंगा आपसे। हमारे दर्शकों को लोक स्वराज को थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि आपने जो अभी वक्तव्य दिया, अभी जितना भी वक्तव्य आपने दिया, वो सब तो लोक स्वराज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कहीं न कहीं अनुपालन और पालन करते हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप जो है 5-7 शब्दों में या 5-7 सेंटेंस में समझा दीजिए कि लोक स्वराज क्या है, क्यों जुड़े लोग, और आने वाले समय में आपका क्या प्लान है। देखिए, लोक स्वराज्य जो है, हम्म, ये लोक स्वराज्य को हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ठीक है। तो लोक स्वराज्य में, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक। जी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है ये, ठीक है, डेमोक्रेटिक। सहभागी लोकतंत्र। ठीक है। सहभागी लोकतंत्र को ही हम लोग लोक स्वराज्य कह रहे हैं। लोक स्वराज्य में पहली बात ये होगी कि तंत्र समाज का मैनेजर होगा, मालिक नहीं। एक बात ये होगी। मुनि साहब, मिर्ची उर्ची खाते हैं क्या बहुत? क्या? मिर्ची उर्ची खाते हैं क्या बहुत? मिर्ची? हाँ। मिर्ची भी अब हर देखिए, शब्द मिर्ची तो पर मिर्च, हर भाई शब्द हम पे लोग मिर्च। अग्रवाल लोग जो मतलब है, कहीं लग ही नहीं रहा कि कहीं गुलाब जामुन और रसगुल्ला आप पेश करेंगे। भाई- हर शब्द पे मिर्च। हाँ, तो बस लोक स्वराज में पहली बात मैंने बता दी कि संविधान संशोधन का अधिकार तंत्र को नहीं होगा। ठीक है। उसके लिए अलग से संविधान सभा होनी चाहिए या जनमत संग्रह होना चाहिए। ठीक है। एक बात। ठीक। दूसरी बात हम्म, कि परिवार, गांव, जिला, हम्म, इन सबको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी ये बात, सब आप निर्माण करेंगे ना? जी नहीं, ये हाँ। ये यही होगा लोक स्वराज में अच्छा, लोक कि स्वराज। परिवार, गांव, मतलब जिला, संकेत तो आप ही देंगे। ठीक है, जी, समझ तो गए। इन लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, वर्तमान संविधान में नहीं है। तीसरी बात ये होगी कि किसी भी प्रकार के वर्ग संघर्ष के जगह पर समान नागरिक संहिता होगी। कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, महिला पुरुष का भेद नहीं होगा, गरीब अमीर का भेद नहीं होगा, क्यों कोई भेद नहीं होगा, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होगा, व्यक्ति एक इकाई होगा। ठीक है। तो व्यक्ति एक इकाई होगा, परिवार एक इकाई होगी, गांव एक इकाई होगा। ये होगा। चौथी बात ये होगी कि केंद्र के पास 5 विभाग रहने चाहिए। ठीक है। सेना, पुलिस, वित्त, विदेश, न्याय। बाकी सारे जो विभाग हैं लोक स्वराज को दे दें। नहीं, ये केंद्र सभा को जाएंगे। अच्छा, केंद्र सरकार के सरकार अलग होगी, सभाएं अलग होंगी। ठीक है, ये तो समझ आता है। ठीक तो बाकी सारे जो है वो केंद्र सभा को जाएंगे ठीक है। और केंद्र सरकार
को नहीं जाएंगे। ठीक है। केंद्र सरकार का केवल एक काम होगा, सुरक्षा और न्याय। अभी तो 5 बताए ना। 5 विभाग बताया 5 मैंने। में 2 मुख्य रहेंगे। 5 नहीं, अच्छा, विभागों में पांचों विभाग मिल करके सुरक्षा और न्याय देंगे। अच्छा, ठीक है। सुरक्षा और न्याय, इतना ही काम सरकार का रहेगा। साहब शोध कर रहे थे ये सामाजिक पर कि ये संविधान गढ़ रहे थे? सब पूरा समाज के अंदर ही संविधान भी आता है। अच्छा, संविधान भी हाँ गढ़ जी। दिए, बस अब लोग स्वराज की कमेटी के लोग समाज के बस उसका- अंतर्गत हाँ। समाज के अंतर्गत धर्म भी आता है, राजनीति भी आती है, अर्थव्यवस्था भी आती है, श्रम भी आता है। आज तो भारत में श्रम शोषण को ही सबसे महत्वपूर्ण मान लिया गया है। हम लोग इसके भी विरुद्ध है एकदम। ठीक है, नहीं होना 5 चाहिए। पॉइंट हो गया, 6वां पहुंच गया। चलिए, तो मैं आपको बता दिया 4 बातें। ये 4 लोक स्वराज्य अगर जब आएगा तो ये 4 प्रमुख बातें होंगी, और तो छोटी छोटी बातें तो सब होंगी ही। ठीक है। चलिए, बजरंग मुनि जी आज हमारे साथ थे, तमाम विषयों पर बातचीत हुई और जो भी इन्होंने कहा इन्होंने स्वयं कहा है। इस विषय पर तर्क वितर्क जो भी हुआ है सबकी जिम्मेदारी बजरंग मुनि जी स्वयं लेते हैं कि नहीं लेते जी हैं? बिल्कुल लेता हूँ भाई, लेते हैं। मैंने कही है। आज न्यूज प्लस 21 के माध्यम से जो भी विचार हुआ इस महत्वपूर्ण जमावड़े में, उन सब के जिम्मेदार स्वयं मैं हूँ मुनि जी हैं। मैंने कही है बात। मुनि जी ने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे साथ जुड़ जाएं। शुक्रिया, नमस्कार भाई।